वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। इकोनॉमिक्स में अभी हम जो पढ़ रहे हैं, हमारा अभी फिलहाल चल रहा है सेबी एंड शेयर मार्केट का जो टॉपिक चल रहा है, उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इसके बारे में बहुत बेसिक सी जानकारी लेने की कोशिश की थी, जहाँ पे हमने इक्विटी और हम कहेंगे इक्विटी के अंदर अगर हम देखें तो क्या आते हैं, शेयर्स वगैरह, इक्विटी। देन उसके बाद अगर हम देखें तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में हम देखेंगे कि बॉन्ड आते हैं या फिर डिबेंचर आते हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस जानने की कोशिश की थी कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, और इसको हमने बहुत अच्छे से समझा था। फिर हमने उसके बाद हमने शुरुआत की डेट इंस्ट्रूमेंट से, और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी शॉर्ट टाइप के जितने डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सारे समझने की कोशिश की। अब उसी लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अब चलेंगे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लॉन्ग टर्म के जितने भी हमारे होते हैं, जितने भी टाइप के बॉन्ड्स होते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा कुछ मिसलेनियस बॉन्ड्स भी देखेंगे, जैसे आज के लेक्चर में हम इलेक्टोरल बॉन्ड को कवर करेंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर का आज का जो लेक्चर कवर करेंगे तो उसमें इतनी सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो उसी की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले लॉन्ग टर्म बेसिकली डेट इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे। और उसमें पहले जैसे हमने उसमें किया था कि जो गवर्नमेंट ने इशू किए थे उसके बाद बाकियों ने इशू किए, वो अलग अलग पढ़े। तो यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे सबसे पहले जो इशू गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए गए हैं। और गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए गए हैं तो उसमें से इन तीनों में देखोगे तो ये तीनों टाइप के वो बॉन्ड्स हैं जो अगर हम देखें तो इंडिपेंडेंट से पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इशू किए थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे इशू करती थी, तो उस टाइप के बॉन्ड हैं, तो वो तब से हमारे यहाँ पे चले आ रहे हैं। तो सबसे पहला अगर हम देखें तो ये होता है कूपन बॉन्ड। इसका मीनिंग मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाने की कोशिश की थी, और यहाँ पे भी उसी चीज़ को लिखा है। अगर आप इस इमेज को देख पा रहे हैं तो ये कूपन बॉन्ड की एक इमेज है। कूपन बॉन्ड यानी कि ये पूरा बॉन्ड होगा और इस बॉन्ड के साथ कुछ कूपन अटैच होंगे। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कूपन अटैच हैं, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अलग अलग टाइप की आपको यहाँ पे डेट दिखाई देगी कि यहाँ पे इस तारीख में आएंगे, आप इस कूपन को लेके आना, आपको इतने रुपए जितना इस कूपन पे प्राइस होगा इतने मिल जाएंगे। इस डेट पे आएंगे तो ये कूपन के प्राइस को लेके आना, हम आपको इतना इतना कूपन का प्राइस दे देंगे। और उसके बाद जितने साल का होगा, जैसे यहाँ पे कितना है 9% का है, तो 9% इसमें हर साल 9% का एक कूपन दे देंगे। 9% पैसे आपको एक कूपन फाड़ के लेके जाओ और पैसे लेके आ जाओ। और जब जिसका भी ये टेन्योर होगा, 4 साल होगा, 5 साल होगा, जितना भी होगा, उसके बाद आप इस बॉन्ड को लेके आना, और ये बॉन्ड आप दोगे वापस, तो जो आपने जितने में बॉन्ड खरीदा था वो बॉन्ड के पैसे भी आपको वापस मिल जाएंगे। तो बेसिकली इसे बोलते हैं हम कूपन बॉन्ड, कि जिसके साथ डिटैचेबल कूपन अटैच होते हैं। कूपन को अगर हम प्रेजेंट करेंगे तो वो आपको इंटरेस्ट देगा, और बाद में जब इसका पीरियड खत्म हो जाए आप इस बॉन्ड को वापस लेके जाओ, वो बॉन्ड के पैसे भी आपको वापस मिल जाएंगे। इसी का जस्ट अपोजिट होता है जिसको हम बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। और इसमें क्या होता है कि किसी भी तरह का कोई कूपन होगा नहीं, और ये कूपन नहीं होगा, सिर्फ ये होगा। तो इसको कैसे इंटरेस्ट काउंट करेंगे, तो इसको बेसिकली डिस्काउंट रेट पे बेचा जाता है। जैसा कि हमने पिछले उसमें पढ़ा था, जैसे ट्रेजरी बिल या फिर कैश मैनेजमेंट बिल को हमने समझने की कोशिश की थी कि कैसे उन्हें डिस्काउंट रेट पे बेचा जाता है। और जब आप पैसे जब इसको बॉन्ड को लेके जाएंगे तो आपको जितनी भी उसके फेस के ऊपर वैल्यू रखी गई है वो सारा पैसा आपको दे दिया जाता है। तो हमने समझने की कोशिश की थी, जैसे अगर कोई 100 रुपये का बॉन्ड है, आपको कितने में 93 में भेज देंगे, एक साल के बाद जाओगे आपको जो फेस वैल्यू वापस मिल जाएगी, तो पूरे पैसे उसके वापस मिल जाएंगे। तो वो आपका इंटरेस्ट वहीं पे कवर हो जाता है। 93 के ऊपर इंटरेस्ट रेट लगा लो तो आपका 100 रुपीज़ मिल रहे हैं एक साल के बाद। तो इस तरीके से बॉन्ड होते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड बोला जाता है जिसमें कोई कूपन नहीं होता, तो डू नॉट हैव एनी कूपन। तो डिस्काउंट पे सेल किए जाते हैं और रीपर्चेज किए जाते हैं फेस वैल्यू पे फ्यूचर डेट में। ठीक, फिर उसके बाद होते हैं बियरर बॉन्ड। तो बियरर बॉन्ड भी आपको बहुत इजीली पता लग जाएगा अगर आपने बियरर चेक का अगर समझा हो। जब हम चेक समझाने की कोशिश कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने एक वर्ड डाला था बियरर चेक। क्या होते हैं बियरर चेक? बियरर चेक वो होता है कि जिसके पास भी वो चेक है वो जाके पैसे निकाल लो। तो ऐसे ही बियरर बॉन्ड होगा कि जिसके पास वो बॉन्ड है वो जाके पैसे निकाल लो, यानी इनके ऊपर किसी का नाम नहीं होता, किसी के नाम के साथ नहीं होते हैं। जिसके पास वो बॉन्ड होगा, जिसके पास वो पेपर होगा, वो पेपर लेके जाओ और वो पैसे लेके आ जाओ, उसको हम बोलते हैं बियरर बॉन्ड। यानी कि एनीवन हु प्रेजेंट्स इट टू द इशूअर विल गेट इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। क्लियर है? तो ये हमारा बियरर बॉन्ड हो जाएगा। देन उसके बाद अगर हम देखें तो
बाकी जो अगर हम उसके बाद देखें, जितना भी हम इंडिपेंडेंस के बाद देखेंगे, तो गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें और करने लग गई हैं। लॉन्ग टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स अगर हम देखें तो बहुत सारे तरह के वो करती है। तो वो क्या क्या है, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले तो अगर हम देखें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो इशू करती है गवर्नमेंट, ठीक है। सिक्योरिटीज़ क्या है, तो सिक्योरिटीज़ का मीनिंग भी हमने समझा था प्रीवियस लेक्चर में। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, डेटेड सिक्योरिटीज़, सॉवरेन बॉन्ड्स। सोवरेन बॉन्ड क्या होते हैं, जो बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए गए, जो सोवरेन के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा जिसको सिक्योरिटी मिलती हो, गवर्नमेंट के द्वारा जो बेसिकली हम कह सकते हैं गारंटी मिलती हो कि इसका तो पैसे वापस मिल जाएंगे, तो वो होते हैं सोवरेन बॉन्ड। ठीक है, ध्यान रखना सोवरेन बॉन्ड क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए गए हो। किसान विकास पत्र भी एक तरह का हम कह सकते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट है। तो ये हमारे हैं, और इन्हीं सबको हम क्या बोलते हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं, इनको हम बोलते हैं गिल्ट एज सिक्योरिटीज। इसका क्वेश्चन मैंने प्रीवियस उसमें डाला था, जहाँ पे मैंने बोला था कि ये मैंने बताया नहीं, आने वाले लेक्चर में बताऊंगा कि ये गिल्ट एज सिक्योरिटीज होती हैं। और गिल्ट एज सिक्योरिटी क्या होती हैं, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा इशू की गई हैं, यानी जिसकी बैकिंग, जिसकी गारंटी गवर्नमेंट देती हो, क्योंकि गवर्नमेंट तो फेल करेगी नहीं, गवर्नमेंट तो झूठ बोलेगी नहीं आपको, यानी कि 100% जितना पैसे का बोला गया है वो पैसे वापस मिलेंगे, तो उस चीज़ को बोला जाता है गिल्ट एज सिक्योरिटीज, तो बैक्ड बाय गवर्नमेंट। तो इतनी चीज़ें ध्यान रहेंगी। अब उसके बाद पढ़ते हैं इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड। ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं कि अगर इसको समझने की कोशिश करें कि अगर 100 रुपये का बॉन्ड किसी ने इशू किया है, हम कहें कि 1 साल के लिए इशू किया है और 8% इंटरेस्ट रेट पे इशू किया गया है। क्या बोला है, 100 रुपये का बॉन्ड इशू किया, 8% के इंटरेस्ट पे 1 साल के लिए किया है, तो 1 साल के बाद कितने मिलेंगे, 108 रुपये मिलेंगे। वहीं पे अगर मैं कहूं कि उसी साल के दौरान इन्फ्लेशन मेरा 6% के आसपास बढ़ा है, इन्फ्लेशन अगर 6% के आसपास बढ़ा है, तो अगर ये 100 रुपये की वैल्यू का अगर मुझे कोई चीज लेनी है, कि वो चीज जो आज 100 रुपये में आ रही है, तो 1 साल बाद अगर मैं कहूँ 6% इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तो 1 साल के बाद वो कितने रुपए में आएगी, तो आप बताएंगे कि वो 106 रुपये में आएंगी। तो यानी कि 100 रुपये का काम 1 साल के बाद 106 रुपये कर रहे हैं। लेकिन हमें मिला कितना, अगर हम बॉन्ड लिया हमने कितने पे, 1 साल के लिए 8% पे, हमें मिले 108 रुपये। तो एक्चुअल फायदा कितना हुआ, एक्चुअल फायदा तो सिर्फ 2 रुपये का हुआ, या फिर मैं कहूंगा कि एक्चुअल फायदा तो सिर्फ और सिर्फ 2% का हुआ, अगर मैं इन्फ्लेशन को माइनस कर दूं। और कई बार सिचुएशन क्या आ जाती है कि जैसे 100 रुपये का बॉन्ड है और गवर्नमेंट इशू करती है, तो हमेशा इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होता है, क्योंकि गारंटी ज्यादा होती है। जहां पे सेफ होता है वहां इंटरेस्ट कम मिलता है, जहां पे थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होगा तो इंटरेस्ट रेट थोड़ा हाई मिलेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट, मान लो कि गवर्नमेंट ने इसको 5% पे या 6% पे, मैं एक लोअर लिमिट लेके चल रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मान लो 5% पे इशू किया है, 1 साल के लिए इशू किया है, तो यहाँ पे 1 साल के बाद कितना मिलेगा, 5। और इन्फ्लेशन अगर मैं कहूँ कि 6% है, इन्फ्लेशन कितना है, 6% है, तो यहाँ पे इस 100 की वैल्यू कितनी हो गई है, 106 रुपये हो गई, लेकिन मिला कितना मुझे, सिर्फ 105। तो मैं 1 रुपये के नुकसान में रहा है, फायदे में रहा। अगर मैं 100 रुपये की चीज 1 साल पहले ही खरीद के रख लेता अपने पास, तो उसकी वैल्यू आज 106 होती। वहीं पे जिसका मैंने बॉन्ड खरीद लिया था, जिसकी वैल्यू कितनी हो पाई, 105, तो क्या हुआ, 1 रुपये का नुकसान हुआ, लॉस हुआ। तो ये इस तरह का नुकसान ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इसके लिए गवर्नमेंट इशू करती है इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड। इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड में क्या होगा कि यहाँ पे प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्लेशन मिलती है। तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट मिलता है ना, इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट होता है, वो इन्फ्लेशन से रिलेटेड होता है। यानी कि इंटरेस्ट रेट कितना होगा, जितना भी आपका इन्फ्लेशन चल रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे अगर हम देखें कि जितना भी इस पे इंडेक्स पे हम कहेंगे कि जितना भी हमारा इन्फ्लेशन चल रहा हो, इन्फ्लेशन 5%, 6%, जितना भी चलेगा उतना तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस उसके ऊपर आपको ये इतना फायदा मिलेगा, इतना आपको प्रॉफिट देंगे ये। ठीक है, इतनी चीज समझ में है कि इतना आपको इसमें प्रॉफिट मिल जाएगा। अब आरबीआई ने इसको अगर हम देखें 1997 में सॉरी, आरबीआई ने इसको 1997 में लॉन्च किया था, 2013 में, और 2018 में इसको लॉन्च किया था। ठीक है, तो इतनी चीजें सॉरी, तो इतनी चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में। तो कब कब लॉन्च किया गया है,
2097 में, 13 में, 18 में, ताकि पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट मिल सके। तो समझ में आया क्या होता है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। उसके बाद सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है। जैसे सोवरेन बॉन्ड क्या होता है, सोवरेन बॉन्ड वो है जो बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया है। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होगा, जैसे इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड है उसी से इसको रिलेट करेंगे। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में क्या होगा कि अगर मान लो किसी में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया, कैसे आ गया कि मान लो कि किसी ने 100 रुपए बॉन्ड में लगाए और वहीं कहीं दूसरा आदमी था उसने 100 रुपए गोल्ड में लगा दिए। अब गोल्ड का प्राइस तो 100 रुपए से बढ़ के हो गया 120 रुपए, इसमें हमें मिला 8% का इंटरेस्ट रेट, यहाँ मिला 108 रुपए। तो फायदा किस में हुआ, गोल्ड में हुआ ना। तो लोग इसकी बजाय गोल्ड खरीदना पसंद करेंगे कि हम नहीं खरीदते बॉन्ड हम गोल्ड खरीद लेते हैं। तो जब भी इस तरह से गोल्ड खरीदा जाएगा तो गोल्ड की क्या बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी कि गोल्ड में ज्यादा फायदा है, और डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली इसका प्राइस और ज्यादा बढ़ेगा। और डिमांड बढ़ने की वजह से एक नुकसान होता है कि ये गोल्ड हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, और गोल्ड जब इंपोर्ट करना पड़ेगा तो क्या होगा, हमें अपना पैसा फॉरेन भेजना पड़ेगा, फॉरेन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी हम गोल्ड इंपोर्ट कर पाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा हमारा, अगर हम देखेंगे तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो होता है वो बढ़ जाएगा, और करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। और डॉलर हमने यहाँ पे बेसिकली हम कहें कि डॉलर यहाँ से बाहर भेज दिए हैं, रुपए हमने बाहर भेजे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, रुपी और ज्यादा वीक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से ताकि लोग इस तरह से गोल्ड में ना इन्वेस्ट करें, इसके लिए भी सरकार ने क्या निकाली, स्कीम निकाली कि लोग डायरेक्टली गोल्ड में ना इन्वेस्ट करके, ताकि हमें गोल्ड ना इंपोर्ट करना पड़े, गोल्ड के प्राइस से लिंक करके हम बॉन्ड निकाल देते हैं, और उसी गोल्ड के प्राइस से लिंक करके सरकार ने बॉन्ड निकाले और उसका नाम रखा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, अगर इसका मतलब समझें तो आप जो बॉन्ड ले रहे हैं वो ले रहे हैं गोल्ड के प्राइस पे, कि आपने अगर 10,000 का वो बॉन्ड लिया है तो 10,000 में आज कितना सोना आएगा, गोल्ड आएगा, तो उसको उससे लिंक कर देंगे कि आज अगर मान लो कि उसमें 1 ग्राम अगर सोना आ जाता है तो 1 ग्राम आपने क्या किया कि 1 ग्राम सोने का प्राइस से इसको लिंक कर दिया है। अब आप उसको 8 साल के बाद, क्योंकि ये जनरली अगर आप देखेंगे तो इसका जो पीरियड होता है वो 8 साल का होता है, 8 साल के बाद 1 ग्राम सोने की जो वैल्यू होगी वो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि आपने क्या किया था, 10,000 नहीं इन्वेस्ट किया, आपने 1 ग्राम सोने में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आपको क्या मिलेगा, जितनी भी 1 ग्राम सोने की वैल्यू होगी वो तो मिलेगी ही मिलेगी, प्लस उसके साथ ये कुछ इंटरेस्ट रेट भी देते हैं, वो इंटरेस्ट रेट भी आपको मिलेगा। 2.5 से लेकर 2.75 जो एनुअल इंटरेस्ट रेट होता है ये भी आपको एडिशनल मिलेगा। यानी कि आप गोल्ड में जो इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, गोल्ड का जो इंपोर्ट है वो बचा लिया सरकार ने। तो आरबीआई इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। इसमें एक चीज ध्यान रखना कि गोल्ड में गोल्ड के प्राइस से लिंक कर रहे हैं, कहीं पे ऐसा वादा नहीं किया जा रहा कि आप 10,000 रुपए दो, 8 साल के बाद हम आपको उस प्राइस का गोल्ड दे देंगे। गोल्ड देने का कहीं वादा नहीं किया, गोल्ड का कहीं एक्सचेंज नहीं हो रहा है, गोल्ड की इसमें कोई लेन देन की बात नहीं हो रही है, सिर्फ गोल्ड के प्राइस पे फिक्स किया जा रहा है किसी चीज को। तो वहां पे नो प्रॉमिस टू गिव गोल्ड, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी मिल जाएगा। और जो एलिजिबल इन्वेस्टर कैटेगरीज कौन कौन है, कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, तो इंडियन रेजिडेंट इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, ये सारे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब कितना बाय कर सकते हैं, क्या इसकी कोई लिमिट है, तो आपको पता लगेगा कि मिनिमम 1 ग्राम से लेके आप 20 केजी तक का बाय कर सकते हो। तो ये हमने गोल्ड बॉन्ड भी देखा, ठीक है, 2015 से ये शुरुआत की थी बेसिकली। अब उसके बाद हमने गवर्नमेंट वाले देख लिए, अब जो कंपनी या कॉर्पोरेट्स वगैरह जो इशू करते हैं उन्हें देखते हैं। सबसे पहले बॉन्ड और डिबेंचर क्या होते हैं समझ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में या प्रीवियस स्लाइड में कि कौन से बॉन्ड होते हैं, क्या डिबेंचर होते हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट को ही बॉन्ड और डिबेंचर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देन जंक बॉन्ड्स क्या होते हैं, तो जंक बॉन्ड्स क्या होंगे, जंक फूड क्या होता है जो खराब करे सेहत, तो इसी तरीके से जंक बॉन्ड्स वो होंगे जहां पे डिफॉल्ट का सब बहुत ज्यादा रिस्क हो, कि उसका कोई भरोसा नहीं हो पैसे वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आपने किसी ने अगर बॉन्ड दिया है तो उसका भरोसा नहीं है कि वो उस बॉन्ड की वैल्यू रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा, कि जब आप उसको बॉन्ड देने जाओगे तो वो पैसे आपको वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती। वहाँ डिफॉल्ट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जहाँ पे हाई रिस्क हो और वहाँ पे भी अगर कोई वो इन्वेस्ट कर रहा है तो बेसिकली हम कहेंगे कि वो जंक बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा है। तो जंक बॉन्ड जहाँ पे डिफॉल्ट का रिस्क ज़्यादा हो, हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, ध्यान रहेगा। देन रिडीमेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं,
तो रिडीमेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं, यहाँ पे अगर हम कहें कि यहाँ पे तो रिस्क हो गया, लेकिन यहाँ पे अगर हम कहें रिडीमेबल बॉन्ड्स है कि आप जब आप बॉन्ड लेके जाओगे तो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा प्लस प्रिंसिपल मिलेगा मैच्योरिटी पे, तो उनको बोलेंगे रिडीमेबल। जो नॉर्मल बॉन्ड्स हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी टेन्योर पूरा हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको रेगुलर इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है, कूपन के साथ नहीं है लेकिन ये ठीक है, आपको रेगुलरली इंटरेस्ट ऐसे ही मिल रहा है। इंटरेस्ट के साथ साथ क्या मिलेगा, इंटरेस्ट के साथ साथ आपको क्या मिल जाएगा, जब आपका टेन्योर पूरा हो जाएगा तो उसकी मैच्योरिटी यानी कि पैसा भी, प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस मिल जाएगा। उसको हमने क्या बोला, रिडीमेबल बॉन्ड्स। इररिडीमेबल क्या हो गया, इररिडीमेबल क्या हो जाएगा, जहां पे कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता। इररिडीमेबल बॉन्ड्स कौन से होते हैं, यहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है, मैच्योरिटी पीरियड यहाँ पे नहीं होता है। ध्यान रखना कि इसमें कोई टेन्योर नहीं फिक्स होता कि इतने टाइम के बाद, लेकिन जब तक आपके पास बॉन्ड है आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। क्या मिलता रहेगा, इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और इसमें कोई आपको गारंटी नहीं दे रहा है कि जब आप उस बॉन्ड को लेने जाओगे तो आपको पैसे वापस मिलेंगे। अपनी मर्जी से अगर वो कंपनी वापस मंगा ले कि हाँ भाई आप आ जाओ, हमारे पास पैसे आ गए हैं, तुम अपना बॉन्ड हमें दे जाओ और पैसे ले जाओ, ठीक है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं देता है कि वो बॉन्ड के पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा लगातार। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं इररिडीमेबल बॉन्ड्स, जिनको रिडीम करने की कोई गारंटी नहीं होती है लेकिन इंटरेस्ट उसका मिलता रहेगा। यहाँ पे जंक बॉन्ड क्या है, यहाँ पे इंटरेस्ट भी मारे जाने की पूरी संभावना रहती है क्योंकि ये रिस्की बॉन्ड है। लेकिन इररिडीमेबल में क्या है, आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और यहाँ पे अगर हम देखें ओनली इंटरेस्ट, प्रिंसिपल का हम कहेंगे कि कोई गारंटी नहीं है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इसी का एग्जांपल हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था जब हम यस बैंक के फेलियर की बात कर रहे थे। 81 बॉन्ड जो हमने पढ़े थे, एडिशनल टीयर बॉन्ड जिसे हम बोलते हैं, तो ये बेसिकली इसी का एग्जांपल है। उसको इररिडीमेबल बॉन्ड बोलते हैं, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा और मैच्योरिटी का कोई पीरियड नहीं होता। तो इसीलिए जब इनकी मर्जी होगी तब बुला के आपको पैसा वापस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, सिर्फ आपको इंटरेस्ट देते रहेंगे हर साल। तो ये रहेगा। इन रियलिटी में क्या होता है कि इररिडीमेबल बॉन्ड कहने को बोलते हैं, लेकिन 5 से 10 साल के बाद जनरली कंपनी मंगा लेती है और 5 से 10 साल के बाद उसका मैच्योरिटी पीरियड वापस कर देती है। वो मैच्योरिटी के जब 5 से 10 साल के बाद उसका प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर देती है। एक टाइप के होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड, या फिर जिसको हम बोलते हैं डिबेंचर। समझ में आया, डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड। नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड यानी कि इनको शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। हमने देखा था कि इररिडीमेबल बॉन्ड्स में एक ऑप्शन था, यस बैंक को क्या बोला गया था, या तो इन बॉन्ड्स को राइट ऑफ कर दो, दूसरा ऑप्शन था कि इन बॉन्ड्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर दो। तो कुछ बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जिनको शेयर्स में कन्वर्ट करने का ऑप्शन होता है, तो उनको हम बोलते हैं बेसिकली हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। जिनको कन्वर्ट किया जा सकता है शेयर्स में, कि अगर मान लो बार बार इंटरेस्ट देने से बचना चाह रही है कंपनी, तो कंपनी आपको ऑफर देगी कि आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है बॉन्ड में उतने पैसे के आपको शेयर्स दे देते हैं। तो जिन बॉन्ड्स को अगर शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है वो हो जाएंगे हाइब्रिड, और जिनको नहीं किया जा सकता उनको बोलेंगे नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स या फिर डिबेंचर्स। तो कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर, हाइब्रिड क्या हो जाएंगे, इशूड एज बॉन्ड्स बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। क्लियर है, इतनी चीजें ध्यान रहेंगी। देन अब पढ़ते हैं कुछ स्पेशल टाइप के बॉन्ड्स, जिसमें अगर हम देखें कि मसाला बॉन्ड होता है। अब आप मसाला बॉन्ड पूछेंगे क्या होता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया इसके बारे में, मसाला बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। तो मसाला बॉन्ड क्या होगा, तो मसाला बॉन्ड बेसिकली अगर हम समझने की कोशिश करें कि आप, एक बड़ा सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि इंडिया में अगर कोई बॉन्ड इशू कर रहा है, इंडिया की कोई कंपनी, ठीक है, इंडिया में इंडियन कंपनी कोई बॉन्ड इशू कर रही है, तो वो किस डिनोमिनेशन में, यानी कि किस करेंसी में उसका लेन देन होगा। तो आपको पता है इंडिया में हो रहा है तो किस करेंसी में होगा, रुपये में होगा, ठीक है, इतनी चीज आपको पता है किस में होगा। तो आप देखेंगे कि रुपये में इसका डिनोमिनेशन, रुपये डिनोमिनेशन में इसका लेन देन होगा। इंडिया में इंडियन करेंसी बॉन्ड इशू कर रही है रुपये करेंसी में, तो वो क्या होता है, नॉर्मल बॉन्ड होता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये इंडिया है, यहाँ से आप पहुँच गए यूएसए पहुँच गए, या फिर किसी भी मतलब किसी और कंट्री में पहुँच गए, यहाँ पे कोई इंडियन कंपनी है, यूएसए में किसी इंडियन ने कोई कंपनी खोली हुई है,
यूएसए में किसी इंडियन ने कोई कंपनी खोली हुई है और वहां से वो इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए रुपी चाहता है। क्या चाहता है कि हमें क्या चाहिए, हमें रुपीज चाहिए है, रुपीज चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्पेशल टाइप के बॉन्ड इशू करेंगे, यहाँ स्पेशल टाइप के बॉन्ड इशू करेंगे जिसका लेन देन रुपीज में होगा। किस में होगा, रुपीज में होगा। अब यूएसए में तो डॉलर में चलता है, लेकिन यूएसए में भी इंडियंस है ना बहुत सारे, तो इसका लेन देन होगा रुपीज में। या तो वो बैंक में जाके यूपीज में कन्वर्ट कर लें, कैसे भी कर लें, लेकिन इसका लेन देन कैसे होगा, इसका लेन देन होगा रुपीज में। तो इस टाइप के बॉन्ड, यानी कि इंडियन कंपनी या कोई भी कंपनी हो सकती है, फॉरेन में जाके इंडियन करेंसी में जो बॉन्ड इशू करेगी उसको बोलते हैं मसाला बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं, मसाला बॉन्ड। ठीक है, तो यही चीज आप समझिएगा यहाँ पे कि रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, जिसका लेन देन रुपी में हो रहा है, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशूड आउटसाइड इंडिया टू बोरो मनी फॉर इंडियन कंपनीज, ताकि इंडिया में जो इंडियन कंपनीज हैं या फिर फॉरेन में भी हैं उनको हेल्प की जा सके। उनको बोरो करना है तो हम फॉरेन में अगर जो बॉन्ड इशू कर रहे हैं उसे क्या बोलेंगे, तो फॉरेन में इशू किए गए बॉन्ड्स को हम क्या बोलेंगे, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स को मसाला बॉन्ड्स बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे बॉन्ड होते हैं, ऐसे ही बहुत सारे बॉन्ड होते हैं और उनके नाम अगर हम देख लें तो सबसे पहले अगर मैं दूसरा केस लूं, यहां पे क्या हुआ है, यहां पे क्या हुआ है कि अभी जो हमने लिया था मसाला बॉन्ड, मसाला बॉन्ड में हुआ क्या कि यहां से फॉरेन जाके, फॉरेन में या फिर मैं कहूं आउटसाइड इंडिया, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड अगर मैं इशू करूं, रुपी में कोई बॉन्ड इशू किया है तो उसको तो हम बोलेंगे मसाला बॉन्ड। आउटसाइड इंडिया रुपी डिनोमिनेशन में कोई बॉन्ड इशू किया तो मसाला बॉन्ड। लेकिन अगर कोई कंपनी कौन सी कंपनी, कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में आके इंडियन करेंसी में बॉन्ड इशू करती है तो उस बॉन्ड को हम बोलेंगे महाराजा बॉन्ड। क्या बोलेंगे, महाराजा बॉन्ड। समझ में आएगा दोनों में डिफरेंस, कि अगर फॉरेन कंट्री में रुपी डिनोमिनेशन में बॉन्ड इशू किया जा रहा है तो मसाला बॉन्ड, और इंडिया में कोई फॉरेन की कंपनी आके, इंडियन कंपनी तो नॉर्मल बॉन्ड करेगी, लेकिन फॉरेन कंपनी आके रुपी में अगर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू करेगी तो उसको बोलेंगे महाराजा बॉन्ड। समझ में आया दोनों में अंतर। और यही चीज आपको यहां समझनी है कि अगर मसाला क्या है कि आउटसाइड इंडिया रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड कोई भी इंडियन कंपनी या नॉन इंडियन कंपनी कोई भी कंपनी इशू कर रही है रुपी में तो उसको बोलेंगे मसाला बॉन्ड। वहीं पे अगर कोई नॉन इंडियन कंपनी इंडिया में आके इंडिया से बोरो करना चाहती है, इंडिया में इंडियन रुपी में कोई बॉन्ड इशू कर रही है, उसे बोलेंगे महाराजा बॉन्ड। और वहीं पे अगर हम देखें इसी तरीके से कोई नॉन ऑस्ट्रेलियन कंपनी ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलियन डॉलर में बॉन्ड इशू कर रही है तो उसे बोलेंगे कंगारू बॉन्ड। और उसी तरीके से कोई नॉन चाइनीज कंपनी है चाइना में जाके चाइना में चाइनीज करेंसी में युआन में अगर कोई वो बॉन्ड इशू करेगी तो उस बॉन्ड का नाम रखेंगे पांडा बॉन्ड। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए मैच द फॉलोइंग के लिए, और ये किस तरह के होते हैं ये पता होना चाहिए। जैसे मसाला बॉन्ड का पता है वैसे महाराजा बॉन्ड का भी पता होना चाहिए। इन सब कंगारू बॉन्ड्स का और पांडा बॉन्ड्स का आपको पता होना चाहिए। तो ये आपने पढ़ा मसाला बॉन्ड क्या होता है और उसी से मिलते जुलते कितने टाइप के बॉन्ड है वो सब पढ़ने की कोशिश की। अब मसाला बॉन्ड के बारे में कुछ एक जानकारी और ले लेते हैं कि फर्स्ट मसाला बॉन्ड कब इशू किया गया, किसने इशू किया। तो फर्स्ट मसाला बॉन्ड अगर हम देखें तो वर्ल्ड बैंक की सिस्टर कंपनी है, बेसिकली सिस्टर हम कहेंगे कि सिस्टर एजेंसी है। तो ये कौन सी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। इसने इशू किया था 2014 में। कब किया था, 2014 में। किस चीज के लिए, इंडियन कंपनीज को हेल्प करने के लिए। ठीक है, इंडिया के प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प करने के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में फॉरेन में जाके हम कहेंगे कि इंडियन रुपी बॉन्ड इसने इशू किए थे, उसको हमने क्या बोला,
मसाला बॉन्ड, क्योंकि फॉरेन में जाके इंडियन रुपी में करोगे तो क्या क्या कहलाएंगे, मसाला बॉन्ड। तो फर्स्ट टाइम किसने किया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 2014 में, 2014 में। अब उसके बाद इंडिया में अगर हम देखें तो 2017 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने यहाँ पे रोड बनाने के लिए इनको फंडिंग की जरूरत थी, तो फॉरेन से फंडिंग लाने के लिए इन्होंने क्या किया, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में जाके वहां पे जाके बॉन्ड इशू किए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ की कंपनी है, फॉरेन में जाके रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू करेगी तो क्या बोलेंगे, मसाला बॉन्ड। तो इन्होंने भी क्या किया, मसाला बॉन्ड इशू कर दिए वहां जाके, यहाँ पे इंडियन हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए। तो NHAI ने किया 2017 में। और अगर किसी स्टेट ने फर्स्ट टाइम पूछा कि किस स्टेट ने फर्स्ट टाइम मसाला बॉन्ड इशू किए, तो स्टेट के द्वारा हमें मिलता है 2019 में, जो केरला में अगर हम देखें तो केरला में भी किसने, केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बॉन्ड ने, इसने इशू किए मसाला बॉन्ड। ठीक है, कहाँ पे, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में। क्लियर है, इतनी चीजें ध्यान रहेंगी इसके बारे में, तो ये चीजें इसके बारे में पता होनी चाहिए। अब उसके बाद कुछ मिसलेनियस बॉन्ड्स भी देख लेते हैं, जैसे म्यूनिसिपल बॉन्ड। तो म्यूनिसिपल बॉन्ड जैसे नाम से पता है कि कौन, लोकल बॉडीज जो इशू कर रही हैं, जैसे अर्बन लोकल बॉडीज जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह जो इशू करेंगी, क्योंकि वहाँ पे फंडिंग की बड़ी कमी रहती है और काम बहुत सारे रहते हैं। तो वहाँ पे फंड रेज करने के लिए अगर कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर अर्बन लोकल बॉडी कोई अगर बॉन्ड इशू करती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, म्यूनिसिपल बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, और पहला बॉन्ड इस तरह का म्यूनिसिपल बॉन्ड पहला कब इशू किया गया था, तो ये पूछा जाता है किसने इशू किया था, तो फर्स्ट बॉन्ड इशू करने वाला जो था बेंगलोर था। बेंगलोर में हम कहेंगे कि फर्स्ट टाइम किसी ने म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू किया था, किसी अर्बन लोकल बॉडी ने 1997 में। उसी के जस्ट बाद 1998 में अहमदाबाद ने किया। तो ये आपको दोनों याद होने चाहिए, फर्स्ट किसने किया, बेंगलोर ने, और सेकंड आपका अहमदाबाद, दोनों आपको याद होने चाहिए इसमें। फिर उसके बाद ब्रिक्स बॉन्ड क्या है, तो ब्रिक्स बॉन्ड क्या है, जो ब्रिक्स इशू करेगी, और ब्रिक्स में कौन करेगा, जो ब्रिक्स का बैंक है, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने फंड रेज करने के लिए, बेसिकली इसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन थे उसके लिए फंड रेज करने के लिए, जब न्यू डेवलपमेंट बैंक ने जो बॉन्ड इशू किए उसको नाम दिया ब्रिक्स, क्योंकि ब्रिक्स के ही ने बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो ब्रिक्स बॉन्ड बोलेंगे। ऐसे ही बॉन्ड आई क्या है, ये हम फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं। बॉन्ड आई हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था, जहां पे हम क्रिप्टो करेंसी पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए जो फर्स्ट बॉन्ड इशू किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड आई। और इसको किस डिनोमिनेशन में किया गया था, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में किया गया था। ठीक है, इसीलिए इसको कंगारू बॉन्ड बोलते हैं। कंगारू बॉन्ड क्या था, तो कंगारू बॉन्ड अभी आप देखेंगे कि कंगारू बॉन्ड किसे बोलते हैं, कि नॉन ऑस्ट्रेलियन के द्वारा ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलियन डिनोमिनेशन में करेगा तो कंगारू बॉन्ड बोलेंगे। और यहाँ पे क्या हुआ है, नॉन ऑस्ट्रेलियन, कहाँ जाके, ऑस्ट्रेलिया में जाके, किस डिनोमिनेशन में, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, तो क्या बोलेंगे, कंगारू बॉन्ड। बेशक से ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करके किया गया बॉन्ड आई। ठीक है, अब उसके बाद कुछ एक और पढ़ लेते हैं मिसलेनियस, जैसे कंसोल बॉन्ड। कंसोल बॉन्ड क्या होते हैं, तो ये बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है कंसोलिडेटेड एन्युइटीज, कंसोल का फुल फॉर्म है। ठीक है, कंसोल बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये बेसिकली अगर हम देखें ये इररिडीमेबल बॉन्ड्स हैं, ये टाइप ऑफ इररिडीमेबल बॉन्ड्स हैं। इसमें इंटरेस्ट मिलता रहेगा, पैसे की कोई गारंटी नहीं है। किस चीज़ के लिए, इसमें विचार किया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कि पोस्ट कोरोना इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए हम इस तरह के बॉन्ड इशू करेंगे, ताकि हमें पैसा मिल जाए और उसका सिरदर्द ना रहे कि कब पे करना है, यानी उसके ऊपर मैच्योरिटी डेट नहीं डालेंगे, हम उसके ऊपर इंटरेस्ट देते रहेंगे। तो इस टाइप के बॉन्ड जब इशू करेंगे उसे कंसोल बॉन्ड बोलेंगे। किसी स्पेसिफिक हम कहेंगे कि रिवाइवल के लिए हम कह सकते हैं कि वो पैसे, वो बॉन्ड इशू किए जाते हैं। उससे पहले अलग अलग गवर्नमेंट ने, जैसे यूएस गवर्नमेंट ने 1870 में किया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको 1917 में ऑलरेडी कर चुकी है। ठीक है, कंसोल बॉन्ड होता है। देन उसके बाद एलिफेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, एलिफेंट बॉन्ड्स, ये भी एक प्रपोज्ड बॉन्ड है कि इस टाइप के प्रपोज्ड हैं। एलिफेंट बॉन्ड जैसा नाम बताता बहुत बड़ा, लेकिन बहुत बड़ा बॉन्ड नहीं है, बहुत बड़े टाइम के लिए है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो इसका टेन्योर बहुत बड़ा है, यानी कि 25 ईयर्स के लिए जो बॉन्ड इशू करेंगे उसको बोलेंगे एलिफेंट बॉन्ड। लेकिन इसका कुछ स्पेशल पर्पज है एलिफेंट बॉन्ड का। क्या पर्पज है, बीच में गवर्नमेंट क्या स्कीम निकालती रहती है, क्या स्कीम निकालती रहती है, ब्लैक मनी को वापस लाने के लिए, यानी जिन्होंने टैक्स पे नहीं किया है उनको टैक्स वापस लाने के लिए कई स्कीम निकालती रहती है।
और वहां पे बोला गया कि जिस जिसके पास ब्लैक मनी है वो डिक्लेयर कर दो, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, उसका कुछ परसेंटेज आपका हम इसमें इन्वेस्ट कर देंगे एलिफेंट बॉन्ड में, यानी कि 25 साल के लिए उसका पैसा ब्लॉक कर देंगे, लेकिन उसको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, तो उसका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो उसी पर्पज से इन्होंने एलिफेंट बॉन्ड निकाले 25 साल के लिए। तो पीपल डिक्लेयर्ड ब्लैक मनी टू इन्वेस्ट सम अमाउंट टू बी यूज्ड फॉर इंफ्रा प्रोजेक्ट ओनली। इस फंड को किसके लिए किया जाएगा, बॉन्ड को, इससे जो भी पैसा आएगा सिर्फ इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में उसको इन्वेस्ट किया जाएगा। पता लग गया एलिफेंट बॉन्ड क्या होता है, कहाँ यूज है इसका। जो ब्लैक मनी जो भी डिक्लेयर करेगा उसका कुछ पैसा उठा के इसमें डाल देंगे कि 25 साल के लिए भूल जा भी तेरा कोई पैसा था कि नहीं, ठीक है, 25 साल तक मुझे अगर 25 साल के बाद बॉन्ड लेके आ जाना, पैसे ले लेना वापस, ठीक है। देन उसके बाद श्योरिटी बॉन्ड। श्योरिटी बॉन्ड क्या है, बेसिकली कि जहां पे किसी तरह का एश्योरेंस दिया जाए या फिर किसी तरह की श्योरिटी दी जाए, तो वो जाएगा श्योरिटी बॉन्ड। एश्योरेंस कैसे दिया जा रहा है, तो बेसिकली इसमें हम देखेंगे कि इसको इशू किसके द्वारा किया जा रहा है, इंश्योरेंस कंपनी से इशू करती है। किसको देगी, बेसिकली ये हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए है। हाईवे के अगर हम देखें तो उसके जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर को श्योरिटी बॉन्ड इशू किया जाता है। किस तरीके से कि कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा कि मैं जो है इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है हाईवे का, आप मुझे क्या करो, आप मुझसे फीस ले लो लेकिन एक श्योरिटी बॉन्ड दे दो। तो ये इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी कि इस कॉन्ट्रैक्टर की गारंटी अपने ऊपर ले लेगी, इस कॉन्ट्रैक्टर की गारंटी अपने ऊपर लेगी कि अगर ये टाइम से फिनिश नहीं करेगा प्रोजेक्ट तो सरकार का जो भी नुकसान होगा उसे हम भरपाई करेंगे। तो उसको क्या बोला, श्योरिटी बॉन्ड। तो उसके लिए जो भी ये पर्चा लिख के देगी उसको बोला जाएगा श्योरिटी बॉन्ड। तो ये क्या करेगा, ये पहले इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा, उससे श्योरिटी बॉन्ड लाएगा और ये श्योरिटी बॉन्ड फिर ये किसको जमा करेगा, ये हाईवे मिनिस्ट्री में जमा कर देगा कि अगर मान लो कोई भी नुकसान होता है, यानी कि अगर वो टाइम पे अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाता, क्वालिटी खराब रखता है, किसी भी तरह का कोई भी इशू होता है इस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, तो सरकार कॉन्ट्रैक्टर को नहीं पकड़ेगी, सरकार ये इंश्योरेंस कंपनी को पकड़ेगी कि जो भी नुकसान हुआ है भरपाई करो, और उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी। तो उसके लिए क्या है, श्योरिटी बॉन्ड है, ठीक है। अब आजकल चर्चा में जो सबसे ज्यादा चल रहा है ग्रीन बॉन्ड, और इस ये एग्जाम पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट आप मार्क कर सकते हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ग्रीन बॉन्ड क्या है, बेसिकली ग्रीन बॉन्ड क्या है, उस तरह के बॉन्ड जिससे अगर आपने पैसा लिया है, कोई भी कंपनी अगर ग्रीन बॉन्ड निकालती है, बॉन्ड का क्या पर्पज होता है, बॉन्ड का पर्पज क्या है, बेसिकली क्या है, ये डेट इंस्ट्रूमेंट है। डेट मतलब आपको उधार चाहिए, यानी कि पैसा आपको इकट्ठा करना है। तो जब ग्रीन बॉन्ड यानी कि उस तरह का बॉन्ड जब हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं लेकिन किसी स्पेशल पर्पज के लिए, किस पर्पज के लिए, ग्रीन पर्पज यानी कि इन्वायरमेंट पर्पज के लिए, कि आपने बोरो करना है मनी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के लिए, इनके लिए जब भी आप कोई पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं तो उसके लिए जो बॉन्ड इशू करेंगे उसको बोलते हैं हम ग्रीन बॉन्ड। और इसमें भी आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड किसने लॉन्च किया था, तो वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया था 2007 में। वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट वर्ल्ड बैंक ने। इंडिया में सबसे पहला ग्रीन बॉन्ड किसने लॉन्च किया, तो इंडिया में सबसे पहले लॉन्च किया था यस बैंक ने 2015 में, ठीक है, ये आएगा। उसके बाद आजकल जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि रिसेंट में हुआ है, कि किस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने, किस अर्बन लोकल बॉडी ने ये ग्रीन बॉन्ड सबसे पहले इशू किया है, तो गाजियाबाद नगर निगम ने इसको इशू किया है, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड। म्यूनिसिपल बॉन्ड अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्योंकि जो अर्बन लोकल बॉडी इशू करेगी, और ग्रीन बॉन्ड अभी हम पढ़ रहे हैं क्या होता है ग्रीन बॉन्ड। तो ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू करने वाली सबसे पहली बॉडी कौन सी है, गाजियाबाद नगर निगम। कब किया है, अप्रैल 2021। तो इसीलिए दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द करंट एग्जाम्स जो अभी रिसेंट होने वाले हैं, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन उसके बाद ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने इशू किया युआन डिनोमिनेटेड में ग्रीन बॉन्ड 2016 में। और उसके बाद इंडिया में अगर हम देखें तो IREDA, बेसिकली इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसने लॉन्च किया इंडिया का फर्स्ट मसाला ग्रीन बॉन्ड। मसाला बॉन्ड कौन सा होता है, जो फॉरेन में जाके इंडियन करेंसी में आप कर रहे हैं, और यहाँ पे इन्होंने मसाला ग्रीन बॉन्ड इशू किया। किसने किया, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने। कहाँ पे किया है, तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में 2018 में। तो इतनी चीजें आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब इसी से मिलता जुलता
इसी से मिलता जुलता एक है ब्लू बॉन्ड, और ये ब्लू बॉन्ड क्या है, तो ये भी ग्रीन बॉन्ड का एक टाइप है। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो मनी बोरोड है, जो आपने पैसा इससे कमाया है इस बॉन्ड से, जो पैसा आपको मिला है वो आप कहाँ पे यूज करेंगे, बेसिकली वाटर मैराइन फिशरीज प्रोजेक्ट्स में आप इसको वो करेंगे, वाटर मैराइन और फिशरी प्रोजेक्ट्स में, उसमें आप इसको यूज करेंगे। तो उस टाइप का जो बॉन्ड होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ब्लू बॉन्ड बोलेंगे। और फर्स्ट ब्लू बॉन्ड किसने इशू किया, तो 2018 में सेशल्स ने हम कहेंगे कि इशू किया है वर्ल्ड फर्स्ट ब्लू बॉन्ड। तो इतनी सारी चीज़ें आपने इनके बारे में देखी। अब एक दो जो रिसेंट के उससे हम अगर हम देखें तो कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड क्या होता है, कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड क्या होता है, तो इसको जानने की कोशिश करते हैं कि कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड क्या होता है। कि इसका जो लिंक होता है ना, इसको लिंक कर दिया, लिंक किया जाता है किस चीज़ से, किसी भी हम कहेंगे कि किसी भी डिजास्टर से इसको लिंक कर देंगे। किससे लिंक कर देंगे, डिजास्टर से। अब ये क्या होता है, इसमें क्या होती है, बेसिकली या तो गवर्नमेंट इसे इशू करेगी या इंश्योरेंस कंपनी इसे इशू करेगी। इसमें क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है। क्या होता है, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है ताकि लोग इसे खरीदें, लेकिन इसमें कंडीशन एक होती है। ये क्या होता है, एक तरह से कंडीशनल बॉन्ड होता है। क्या होता है, कंडीशनल बॉन्ड, यानी कि किसी कंडीशन के साथ आता है, और कंडीशन क्या है, डिजास्टर की। क्या कंडीशन है, डिजास्टर की। इसीलिए मैंने बोला था इसको लिंक किया हुआ है डिजास्टर से। क्या लिंक किया हुआ है कि आपने जो पैसा इंटरेस्ट किया है, इंटरेस्ट तो आप ले रहे हो, लेकिन आपको पैसा वापस तभी मिलेगा अगर कोई डिजास्टर होता है। तो अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ, मैंने थोड़ा सा उल्टा बता दिया, नेचुरल डिजास्टर हुआ तो वो पैसा तो वहां लगा देंगे, तो नेचुरल डिजास्टर हुआ तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई डिजास्टर नहीं होता है इसके टेन्योर पीरियड में, तो अगर कोई भी डिजास्टर नहीं होता है तो आपको पूरा पैसा मिल जाएगा वापस। क्लियर है, दोनों चीजें ध्यान रहेंगे, क्योंकि जब डिजास्टर होगा तो ये पैसा वहां लगा दिया जाएगा, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपका पैसा डूब गया। तो इसीलिए इस पे हाई इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, क्योंकि रिस्की है। यहाँ पे रिस्क आ जाता है तो हाई इंटरेस्ट रेट होगा। तो कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड क्या हुआ, किससे लिंक किया, डिजास्टर से। डिजास्टर हो गया तो पैसा वहां लगा देंगे, नहीं हुआ तो आपको वापस मिल जाएगा। क्लियर है, ये चीज ध्यान रखना। अब उसके बाद कुछ सोशल इंपैक्ट बॉन्ड्स भी हैं। इसमें अगर हम देखें तो सिडबी ने अभी 2019 में एक रिसेंटली लॉन्च किया है वुमेन्स लाइवलीहुड बॉन्ड, जहां पे बेसिकली अगर हम देखें तो इसने क्या किया है, वर्ल्ड बैंक की सहायता से या यूएन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के कुछ मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की सहायता से सिडबी ने क्या लॉन्च किया है, वुमेन्स लाइवलीहुड बॉन्ड। तो ये कहाँ खर्च करेंगे, कहाँ पे, सोशल इंपैक्ट। सोशल इंपैक्ट बनाने के लिए, सोसाइटी में सुधार करने के लिए हम इसे यूज कर रहे हैं, तो वुमेन्स लाइवलीहुड के लिए इस पैसे को खर्च किया जाएगा। अब ये पैसा किससे लेंगे, इसमें जो जानने की जरूरत है वो जानने की जरूरत है कि ऐसे लोग जो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, तो क्या है, उस तरह के जो बड़े बड़े लोग हैं जो सोसाइटी के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए उन्होंने इस टाइप के बॉन्ड इशू कर दिए। और इसमें क्या बोला कि आपको इंटरेस्ट रेट भी हम देंगे, और इनको क्या बोला कि इंटरेस्ट रेट भी अराउंड कितना रहेगा, 3% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और वो बेसिकली इनडायरेक्ट सोशल सर्विस में वो होना चाहते हैं, तो उनको ये ऑफर किए जाएंगे बॉन्ड कि आप ये ले लीजिए ताकि हम इनके वेलफेयर के लिए उस पैसे को लगा सकें। और ये जो पैसा है सिडबी से कहाँ जाएगा, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। और ये हमने पढ़ा था अभी 2-3 लेक्चर पहले ही, अगर हम देखें तो बैंकिंग का जब हम कर रहे थे लास्ट फेज, तब हमने इसे पढ़ने की कोशिश की थी। माइक्रो फाइनेंस जहाँ पे छोटे छोटे लोन दिए जाते हैं, 1.25 लाख तक का था ना, 1.25 लाख तक के लोन है जहाँ पे। और इसमें अगर हम देखें तो 97% हमने देखा था कि जिसने भी लोन लिया हुआ, किन्होंने लिए हुए हैं, वुमेन ने लिए हुए हैं। ये पढ़ा था हमने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में, 97% जो लोन लेने वाले हैं वो वुमेन है इसमें। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वुमेन वेलफेयर के लिए जो लोन लिए जा रहे हैं तो वो हम इसमें दे देंगे। और इनको बेसिकली थोड़े से कम इंटरेस्ट रेट, क्योंकि छोटा है तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा करेंगे तो किसके ऊपर मार पड़ने वाली है, माइक्रो वाले गरीब लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए हम कह सकते हैं कि श्योरिटी सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड किसने इशू किए, सिडबी ने इशू किए हैं। तो ये भी हमने देख लिया। अब उसके बाद आज का एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड है, बेसिकली इसे हम पॉलिटी में भी पढ़ने वाले हैं, कि पॉलिटी में भी हम पढ़ेंगे जब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात आएगी। लेकिन यहाँ पे भी जब बॉन्ड्स की बात आ रही है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो इस वजह से यहाँ पे भी हम इसे पढ़ लेते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं। जनरली अगर हम देखें
पहले क्या होता था कि कैश में कोई जमा करने जा रहा है, कोई चेक दे के जमा करने जा रहा है, तो वहां पे बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती थी, अपने नाम से चेक इशू करेंगी, कैश दे देंगी, तो उससे क्या है कि वो कंपनियों का नाम जाता है, तो वो ऑलरेडी क्या चलता है, उनमें साठगांठ चलती रहती है इस तरीके से कि पता लग जाएगा कि इस कंपनी ने इसके साथ इसको इतना पैसा दिया था। तो दूसरी कंपनी का अगर बाई चांस सरकार, दूसरी अगर कोई पार्टी की सरकार बना लेती है तो उसे उसे पहले से पता होगा कि इसने उसको पैसा दिया था, अब इसके हिसाब से लॉ नहीं बनाने हैं, अब इसको नुकसान में करना है, इसका नुकसान करना है। तो इस तरह का कुछ हो सकता था। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूं उसमें से कि इस तरह की एक सिचुएशन हो सकती थी। तो वहां पे ताकि ना तो लेने वाले का पता हो, ना ये पता हो कि किसको दिया है पता हो, तो इसलिए कुछ बॉन्ड इशू किए और उसको बोला गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इसमें ध्यान रखना, जैसे हर बॉन्ड में इंटरेस्ट होता है, इसमें इस तरह का इंटरेस्ट वाला कुछ नहीं है, इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इसमें कुछ नहीं है कि आप अपने पैसे को बॉन्ड में इशू कर रहे हो, यानी एक एफिडेविट में इशू कर रहे हो, ठीक है। अगर इसका फोटो देखना चाहते हो तो इस तरीके से आप एक उसको एफिडेविट टाइप में इशू कर लेते हो और ये जाके अपनी पार्टी, जिस भी पार्टी को देना चाहते हो उसको दे जाते हो। यहाँ पे आपका कहीं नाम नहीं आएगा कि आपने दिया है, ठीक है, और ना ही ऐसे पता लगेगा कि कहाँ से आए पैसे, ठीक है। लेकिन इसमें श्योरिटी भी रहेगी, अगर कोई चेक करना चाहे तो चेक भी कर सकता है कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, क्योंकि बैंक से है। और बैंक में अगर आप ये बॉन्ड लेने जाओगे तो आपको या तो कैश देना पड़ेगा, कैश नहीं, बेसिकली आपको अपने अकाउंट में जमा कराना पड़ेगा, तो अकाउंट से कटाना पड़ेगा, या फिर चेक देना पड़ेगा। या तो अकाउंट से कटाओ या चेक दो, ताकि पता रहे कि ये फंडिंग आ कहाँ से रही है, ठीक है। तो इस तरह का हम कहेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसे सिर्फ और सिर्फ एसबीआई को दिया गया है इशू करने के लिए, और सिर्फ एसबीआई इसको इशू करती है, ठीक है। और इसकी वैलिडिटी अगर हम देखें तो वैलिडिटी से इससे ध्यान रखना कि इसकी वैलिडिटी, एक बार आपने बॉन्ड इशू कर दिया तो 15 दिन की वैलिडिटी होती है, 15 दिन के अंदर अंदर उसको रिडीम कराना होता है पॉलिटिकल पार्टी को जिसको भी मिला है। तो किस तरह का नेचर है, बियरर इंस्ट्रूमेंट है, कि जिसको भी उसने बॉन्ड दिया है, ना तो इस पे लेने वाले का नाम है ना देने वाले का नाम है, ठीक है। तो जिसके पास भी वो बॉन्ड होगा वो जाके पैसे निकाल सकता है। लेकिन कौन है जो इशू कर निकाल सकता है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं बियरर इंस्ट्रूमेंट है। एक तरह का प्रॉमिसरी नोट है कि प्रॉमिस आपको उतने पैसे मिल जाएंगे। इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अब आपको एक एक वर्ड का मीनिंग पता है इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, तो आप इसको वैसे ही अंदाजा लगा सकते हैं। बियरर इंस्ट्रूमेंट, जिसके पास होगा वो निकालेगा। प्रॉमिसरी नोट, यानी कि प्रॉमिस किया गया इतने पैसे आपको मिल जाएंगे। एलिजिबिलिटी, इसको कौन 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 ले सकता है बैंक से, तो बैंक से कौन ला सकता है, तो कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि ताकि फॉरेन फंडिंग को रोकने के लिए हम कह सकते हैं कि ये हमने किया है, तो हमारा सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर बॉडी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, ठीक है। फुलफिलिंग ऑन फुलफिलमेंट ऑफ ऑल द केवाईसी नॉर्म्स जिसने फुलफिल किए हो, ठीक है। और मेकिंग पेमेंट फ्रॉम अ बैंक अकाउंट, कैश से नहीं बैंक अकाउंट से ही होना चाहिए या फिर चेक से होना चाहिए, ताकि इसमें ट्रैक किया जा सके बाद में कि इस पॉलिटिकल पार्टी के पास फंडिंग कहाँ से आई थी। और जब ज़रूरत पड़ने पे, वैसे नॉर्मली ना ट्रैक किया जाए, और ज़रूरत पड़ने पे इमरजेंसी कंडीशंस में पता लग सके, तो उसके लिए इसकी जो पेमेंट है वो हमेशा बैंकिंग अकाउंट के थ्रू होनी चाहिए, चेक के थ्रू होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना इसमें दिया गया है। और इसकी जो डिनोमिनेशन अगर आप देखें तो इसको आप मिनिमम 1000 रुपये और उसके बाद एक एक जीरो इसमें बढ़ाते जाओ। मिनिमम 1000 रुपये, फिर एक एक जीरो बढ़ाते जाओ, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और मैक्सिमम 1 करोड़। तो दिया कितने में भी जा सकता है, ठीक है, लेकिन एक बॉन्ड जो है 1 करोड़ का होगा, ठीक है। तो ये हम कहेंगे कि इन वैल्यू के हमारे पास अवेलेबल है। कभी क्वेश्चन आए कि 15,000 का बॉन्ड है, अवेलेबल होता है, नहीं होता है। सिर्फ 1000 से शुरू होते हैं 1 करोड़ तक। 5,000 का चाहिए तो 5 1 1000 के ले लो, इनकी वैल्यू इतनी रहती है, ये इसमें ध्यान रखना। और कहाँ से मिलेगा, सिर्फ एसबीआई की कुछ ब्रांचेस से मिलता है। क्या हमेशा 24/7 मिलता है, नहीं। ये कब कब मिलता है, तो आप देखेंगे सिर्फ जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने के शुरुआत के 10 दिन, यानी कि हर क्वार्टर की जब शुरुआत होती है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, इन महीने के शुरुआत के 10 दिन, 1 से लेकर 10 तारीख तक के बीच में एसबीआई में मिलते हैं, उसके अलावा नॉर्मली नहीं मिलते हैं। तो ये चीज़ इसमें ध्यान रखना, पीरियड ऑफ परचेज। तो ये कौन कर सकता है, बेसिकली कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग डोनेशन ओनली टू अ पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड अंडर आरओपी एक्ट 1951।
तो इतना ध्यान रखना, जो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर है सिर्फ वही इसको रिडीम करा सकती है, और उसका भी अकाउंट होना चाहिए, उस अकाउंट में वो रिडीम करा सकती है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी का जो अकाउंट होगा। तो ये हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड है जो इशू होता है बेसिकली। ठीक है, वैलिडिटी आप देख सकते हो 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। ठीक है, तो ये चीज़ आप इसमें देख सकते हो। तो ये हमने पढ़ा, कुछ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स जानने की कोशिश की, डेट इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली हमने जानने की कोशिश की, स्पेशल टाइप के कुछ बॉन्ड्स होते हैं वो भी हमने जानने की कोशिश की। अब आज के कुछ बेसिकली एक ही क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या है ये? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच इंडियन कंपनीज कैन रेज मनी ओवरसीज मार्केट इन रुपीज़। इंडियन कंपनी फॉरेन में जाके इंडियन रुपी में बॉन्ड इशू कर रही है या कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो वो आपको आंसर देना है। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल आपने सही अंदाज़ा लगाया होगा, मसाला बॉन्ड, मसाला बॉन्ड बोलेंगे इसको। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया भी था कि कोई भी फॉरेन में जाके इंडियन रुपी में अगर कोई बॉन्ड इशू करेगा फॉरेन में, तो उसको मसाला बॉन्ड बोला जाएगा। ठीक है, तो इतना इसमें ध्यान रखना। और इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।